हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, ये जो लेक्चर तैयार किया गया है ये दो एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है। एक तो वो कैंडिडेट जो ईएमआरएस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल हो सकता है, और दूसरा जो जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर बेनिफिशियल होगा। हमने इस लेक्चर में केवल MCQ रखा है, और MCQ जो है वो वेरियस आपके सिलेबस से और टॉपिक्स से मैंने उठाया है, और इसमें ग्रामर भी मैंने कुछ रखा है, लिटरेचर के भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, और वोकैबुलरी के भी है ना, यानी सिनोनिम और एंटोनिम के क्वेश्चन हैं, और टोटल ओवरऑल जो है 29 क्वेश्चन हमने इसमें रखा है। फ्रेंड्स, न केवल हमने इसमें क्वेश्चन डिस्कस किया है बल्कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं बड़े ही अच्छी तरीके से हमने उसको डिस्कस किया है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फेमस लाइंस आर रिटन ऑन द एपिटाफ। ठीक है, एपिटाफ मतलब होता है कि जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके कब्र पर कुछ लाइन लिख दी जाती है, एक पत्थर पे कुछ लाइन लिख दी जाती है, तो उसी को हम लोग एपिटाफ बोलते हैं। तो ये जो लाइन नीचे लिखी गई है यह किस राइटर का एपिटाफ है, वो लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। लिखा है कि नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ चेंज बट डोथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है बड़ी अच्छी लाइन है यहाँ पर। ठीक है, ये लाइन है पीबी शैली की। पीबी शैली का आप जानते हैं कि एक रोमांटिक एरा के राइटर हैं। तो इनके बारे में कुछ और भी फैक्ट्स हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि इन्होंने फेमस वर्क लिखा है ओजमैंडियास। ओजमैंडियास इनका फेमस पोएम है। ठीक है, और उसके बाद ओड टू द वेस्ट विंड है, और उसके बाद दरअसल ओड टू द वेस्ट विंड जो है वो आया था 1817 में, और लेकिन पब्लिश जो हुआ था 1820 में हुआ था। तो कंपोज हुआ था 1817 में, और 3 साल बाद जाकर के वो पब्लिश हुआ था। इस बात का आप लोग ध्यान में रखेंगे। दरअसल मैंने केवल 2 ही का लिखा हुआ है, ईयर ऑफ कंपोजिशन और ईयर ऑफ पब्लिशिंग। तो क्यों ऐसा? क्योंकि 2 का ही अक्सर ज़्यादा पूछता रहता है। ठीक है, अगर बाकी का भी अगर आप याद कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। ओड टू द स्काइलार्क जो है वो ये भी पूछता है। तो ये कंपोज हुआ था 1820 में, और 1820 में ही ये पब्लिश भी हो गया था। ओड टू अ स्काइलार्क, इस बात को ध्यान में रखिए, यह इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये पोएम बन जाता है। ठीक है, एपिसाइकिडियन भी है, और ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। ठीक है, ट्रायम्फ ऑफ लाइफ बिलीव किया जाता है कि वो एक अनफिनिश्ड वर्क ऑफ पीबी शैली है। अलास्टर है यहाँ पर, 2 वर्ड्सवर्थ, जूलियन एंड मडोला, और द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, एडोनिश। तो एडोनिश क्या है फ्रेंड? तो एडोनिश एक एलिजी है। ठीक है, आप इसको कई बार सुन चुके होंगे। ठीक है, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक एलिजी है। एलिजी ऐसी पोएम होती है जो किसी के डेथ को मॉर्न करने के लिए लिखी जाती है। तो अब बात उठता है कि एडोनिश में फिर से पीबी शैली ने किसको मॉर्न करने के लिए लिखा था। ठीक है, तो उनके ही फ्रेंड थे। ठीक है, जिनका नाम था जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स की डेथ पहले हो गई थी, तो उन्हीं को मॉर्न करने के लिए पीबी शैली ने एडोनिस पोएम लिखी थी, और उसमें क्रिटिसाइज़ किया था उन्होंने। किसको? तो ब्लैकवुड के एडिटर्स को। ब्लैकवुड के जो लोग थे वो हमेशा जॉन कीट्स को क्रिटिसाइज़ करते रहते थे कि इतना छोटा लड़का है, ये कैसे लिख सकता है इतनी अच्छी अच्छी पोएम्स, है ना। तो इसी बात को लेकर के पीबी शैली ने एक एलिजी लिखा था। और यहाँ पर है कि द क्लाउड भी एक पोएम है। द हाइम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है यहाँ पर। लव फिलोसफी और स्टेंजा रिटेन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट जो हैं पोएम्स हैं पीबी शैली के। और इसके अलावा भी फ्रेंड्स, पीबी शैली ने ड्रामा लिख करके भी एक्सपेरिमेंट किया था। तो कौन से ड्रामा है तो उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। द सेंसी। तो जो सेंसी जो था एक वर्स ड्रामा था। वर्स ड्रामा का मतलब कि गा करके परफॉर्म किया जाने वाले जो ड्रामा होते हैं उन्हीं को वर्स ड्रामा कहते हैं। ये आया था आपका 1819 में। ये एक ट्रेजिडी था 5 एक्ट का। ये 3 फैक्ट जो है सेंसी के बारे में ध्यान रखेंगे। ये एक वर्स ड्रामा है, वर्स ड्रामा। ठीक है, उसके बाद जो प्रोमेथियस अनबाउंड भी है, ये भी एक आपका लिरिकल ड्रामा था ये। ठीक है, ये एक लिरिकल ड्रामा था जो कि 1820 में आया था। इसमें केवल और केवल 4 एक्ट ही थे। और पीबी शैली ने एक ऐसे भी लिखा था, वो भी फेमस ऐसे लिखा था, अ डिफेंस ऑफ पोएट्री। ठीक है, जो कि 1821 में आया था। तो फ्रेंड्स, ये जो है
इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आगे रिवीजन में मदद मिल सके। Fill in the blanks with the correct form of the verb. He dash on the grass for hours enjoying cool breeze. तो इसमें आप ये सभी जो मैं लिखा हूँ ये वर्ब लिखा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको सूटेबल वर्ब को फिल करना है। इसमें कौन सा सूटेबल वर्ब फिल होगा आप मुझे यहाँ पर बताइए। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ रेस्ट करने का सेंस दे रहा है, कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स बनती हैं, मैं उनको यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, एक होता है लाई, ठीक है। ये जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर लिखूँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ लिखूँगा और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखूँगा और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखूँगा। तो लाई होता है। उसके बाद जब हम पोजीशन ऑफ रेस्ट की बात करते हैं तो इसी लाई का सेकंड फॉर्म ले बनता है और थर्ड फॉर्म बनता है लेन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो पोजीशन ऑफ रेस्ट, आराम की स्थिति को हम लोग बोलते हैं लाई। और उसके बाद तो एक तो और बनता है जो कि पढ़ते हैं लाई होता है, ठीक है। लाई का मतलब झूठ जब बोलना होगा तो सेकंड फॉर्म में लाई, लाइड, लाइड बन जाता है फ्रेंड, ठीक है। झूठ बोलना, ये होता है झूठ बोलना। तो यहाँ पर कोई झूठ बोलने का सेंस तो दे नहीं रहा है। और एक इसका थर्ड पेयर बनता है जो कि होता है ले, ठीक है। ले होता है और जब ले का सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो लेड बन जाता है, ठीक है। और ये भी होता है लेड। इसका क्या मतलब होता है, तो पुट बाय फोर्स, ठीक है। पुट बाय फोर्स, जब धरातल पर हम कोई चीज़ झटके से रखते हैं तो वहाँ पर हमें ले का इस्तेमाल करना चाहिए। जब मुर्गियाँ जब अंडे देती हैं तो वहाँ पर भी ले का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और एक और आखिरी बनता है वो होता है लीड करना, लेकिन जब हम इसको सेकेंड फॉर्म बनाते हैं तो लेड बन जाता है और यह भी क्या होता है, लेड बन जाता है, ठीक है। तो यह भी लेड पढ़ा जाएगा और यह भी लेड पढ़ा जाएगा, लेकिन दोनों के स्पेलिंग में अंतर है। तो ये सभी कन्फ्यूजिंग पेयर्स हैं, अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपके बहुत से क्वेश्चन फ्रेंड्स सही होने लगेंगे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है ये पोजीशन ऑफ रेस्ट की बात हो रही है। तो इस लाइन के हम कोई वर्ड्स को यहाँ पर उठा करके फिल करेंगे। तो लाई को हम जब देखते हैं तो लाई तो यहाँ पर कहीं लिखा नहीं गया है और लेकिन यहाँ पर ले लिखा गया है, तो हम सेकेंड फॉर्म के साथ चले जाएंगे। तो जब आप यहाँ पर LAY फील करेंगे तो ये जो पूरा सेंटेंस बनेगा फ्रेंड वो बनेगा किस में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा और ये सही भी होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है, पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो वही हमने ले को लिख दिया है। तो ही ले ऑन द ग्रास फॉर द आवर्स एंजॉइंग द कूल ब्रीज। आप इन बातों को ध्यान में रखिए। अब आगे, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन विच सिटी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो है वो किस शहर में हुआ था, या फिर मैं ये भी पूछ सकता हूँ कि ये जो प्लेस के नाम लिखा हुआ है इनमें से किसका संबंध विलियम वर्ड्सवर्थ से है। तो आपका जवाब होगा कोकर माउथ, ठीक है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही होगा। कोकर माउथ जो है छोटा सा जगह है, ठीक है, जो कम्बरलैंड में पड़ता है और कम्बरलैंड जो है इंग्लैंड में पड़ता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। और विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ कुछ और भी फैक्ट्स जानते हैं। जब हम टाइम पीरियड की ही बात करते हैं तो और ज़्यादा जानते हैं हम लोग कि जो यानी विलियम वर्ड्सवर्थ से उनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1770 को, 1770 को उनका जन्म हुआ था, ठीक है। जगह का नाम था कोकर माउथ। और फिर उसके बाद क्या हुआ, 6 साल बाद क्या हुआ था, ही वॉज शिफ्टेड टू कोकर माउथ ग्रामर स्कूल, यानी उनको कॉलेज में जब स्कूल में वो भेजे गए पढ़ने के लिए तो उनके स्कूल का नाम था कोकर माउथ में ही ग्रामर स्कूल था, तो वहाँ पर वो पढ़ने गए थे। और कह रहा है यहाँ पर कि और बहुत जब वो छोटे थे तभी उनकी यानी कि मदर की डेथ हो जाती है। तो वही कह रहा है कि इन 1778 में उनकी मदर की डेथ हो जाती है और 1783 में उनके फादर की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। और 1790 में यानी 1719 में उन्होंने अपना फर्स्ट टूर किया था फ्रांस में, ठीक है। और जब वो फ्रांस गए थे तो क्या हुआ था देखते हैं, 1791 में अवार्डेड BA, यानी उन्होंने ग्रेजुएशन जो किया था तो BA किया था। और अगले ही साल यानी 1790 में उनका फर्स्ट विजिट था फ्रांस के लिए और सेकेंड विजिट था 1791 में। तो जब उनका सेकेंड विजिट था तो क्या हुआ था,
वहाँ पर जा कर के एक उन्होंने एक लेडी से मिले थे जिनका नाम था एंटीवोलोन कैरोलीन, है ना। तो जिससे कि मतलब ही वाज ऑल्सो फेल इन लव विथ हर, एंड ऐसा माना जाता है कि उनका एक बेबी भी हुआ था फ्रांस में ही। लेकिन फिर फ्रांस रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, तो और जो एनिमिटी जो है वो बढ़ गई थी फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। तो फिर अपने दोबारा यानी कि उसके अगली बार फिर वो फ्रांस जा नहीं सके। और 1793 में क्या कह रहा है कि उनका फर्स्ट जो पोयम था जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक, वो आया था, ठीक है। 1793 में उनका इवनिंग वॉक पोयम आया था। और 1795 में ही सेटल्ड एट द रेस टाउन डोरसेट शायर। तो डोरसेट शायर में 1795 में वो शिफ्ट हो जाते हैं और वहीं पर उनकी मुलाकात होती है एस टी कॉलरिज की, जिसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ के लाइफ में ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। यानी वही लिरिकल बैलाड का पब्लिशिंग माना जाता है। और ऐसा इंग्लिश जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि जो रोमांटिक एज की शुरुआत हुई थी वो हुई थी लिरिकल बैलेट्स के पब्लिशिंग के साथ ही। और जब आपको पता है कि लिरिकल बैलेट्स जो है वो कोलाबोरेशन में लिखा गया एक वर्क था एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में, ठीक है। तो हालांकि फ्रेंड्स फैक्ट्स तो बहुत ढेर सारे हैं, है ना, लेकिन जैसे हम और लेक्चर अपलोड करेंगे वैसे वैसे हम धीरे धीरे करके सभी फैक्ट्स को हम एक एक स्लाइड बना करके इसी तरह से रखते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सबसे अपना पहला जो पोएम लिखा था वो एक एलिजी था, ठीक है, जिसका नाम था माई बटरफ्लाई। फ्रेंड्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। इनके नॉवेल्स ही फेमस है वैसे, ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ पोएम और भी लिखी है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, ठीक है। हालांकि उन्होंने नॉवेल्स लिखे थे, पोएम्स भी लिखे, ठीक है, और बाद में चल के इन्होंने 2 मास्क भी लिखे थे, ठीक है। मास्क ऑफ रीजन, जिसमें से उनका एक फेमस है, ठीक है। तो ये जो वर्क हैं ये जो हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट हैं। और बाकी जो यहाँ पर स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही पोएम है। द गिफ्ट आउट राइट भी ये भी पोएम है। लेकिन अपना जो आंसर होगा वो होगा क्या, माई बटरफ्लाई एनेलिजी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द स्नोई इवनिंग तो बड़ी ही फेमस पोएम है, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनका एक फेवरेट पोएम था स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग। और गिफ्ट आउट राइट, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप इसको ध्यान में रखिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट्स जानते हैं यहाँ पर कि उन्होंने जो यानी कि पोएम लिखा था उसमें ये था कि न्यू हैम्पशायर, फायर एंड आइस, नथिंग गोल्ड कैन से। फायर एंड आइस की बात कर रहा है फ्रेंड्स। फायर एंड आइस का मतलब और कुछ नहीं, ये अपना जो 4th ऑप्शन था उसी की बात यहाँ पे कर रहा है। तो ये सभी जो वर्क हैं ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ही हैं और ये सभी पोएम के ही जनरा में आएंगे। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि न्यू हैम्पशायर है, फायर एंड आइस हो गया, नथिंग गोल्ड कैन स्टे हो गया, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन स्नोई इवनिंग, वेस्ट रनिंग ब्रूक हो गया, अ अनएक्विंटेड विथ द नाइट हो गया, अ विटनेस ट्री हो गया यहाँ पर, द गिफ्ट आउट राइट, अ क्वेश्चन, अ सिल्कन टेंट हो गया। उसके बाद इन्होंने नॉवेल लिखे जिसमें थे अ बॉय विल, अदर वर्क में कहूँगा इसको, ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, द डेथ ऑफ हायर्ड मैन, मेंडिंग वॉल, माउंटेन इंटरवल, ब्रिचेस एंड रोड नॉट टेकन। ये देखिए, इसको अगर एक स्लाइड अगर आप मैं तैयार कर दिया हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट ले करके रख लेते हैं, ठीक है, बार बार अगर आप इसको पढ़ते हैं तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। एक ही जगह इंपॉर्टेंट वर्क के कलेक्शन हमने लिख दिए हैं। ड्यूरिंग द रेनी सीजन मैनी रिवर्स डैश देयर बैंक्स एंड कॉज्ड ग्रेट डिफिकल्टी, ठीक है। तो फ्रेंड होता है यानी कि जब उफान है ना, जब स्तर से ऊपर उठ करके जब नदियाँ बहती हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो ओवरफ्लो होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो ओवरफ्लोड होता है, ठीक है। तो ड्यूरिंग रेनी सीजन यानी कि रेनी सीजन के समय में
बहुत से जो नदियाँ हैं फ्लू तो नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ओवरफ्लोड होगा, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ओवरफ्लो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। फ्रेंड्स याद रखिए मेनी रिवर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैनी रिवर्स यहाँ पर लिखा हुआ है, तो दरअसल यहाँ पर क्या हो सकता है कि ओवरफ्लोड होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू, नो एरर, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब स्पॉटिंग एरर का ये क्वेश्चन है, तो किस पार्ट में एरर है आप ये मुझे बताइए। तो आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एंड नाइदर वॉज यू लिखा हुआ है फ्रेंड। सी पार्ट को ध्यान से देखिए आप, नाइदर वॉज यू लिखा हुआ है, यानी ये जो यू है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर तो वाज लिखा हुआ है, तो फिर यू के साथ तो वाज होगा नहीं, ठीक है। तो होगा क्या, वर का इस्तेमाल होगा। तो अपना पार्ट सी में जो है वहाँ पर एरर दिख रहा है, बाकी हर जगह सही है। द साउथ सी हाउस इज अ फेमस एसे ऑफ, तो साउथ सी हाउस जो है वो फेमस एसे था चार्ल्स लैम्ब का, प्रिंस ऑफ एसे कहा जाता है जिसको, ठीक है। तो चार्ल्स लैम्ब ध्यान में रखिए। निकोलस निकेल्बी इज अ नॉवेल ऑफ विच ग्रेट राइटर, तो नो यहाँ पर कह रहा है कि निकोलस निकेल्बी जो है वो नॉवेल्स था, तो चार्ल्स डिकेन का नॉवेल था फ्रेंड, ठीक है। यानी कि एक उसमें प्रोटोगनिस्ट होता है जिसका नाम होता है कि निकोलस निकेल्बी, तो उसके लाइफ और उसके एडवेंचर के से संबंधित जो है इसमें जो चार्ल्स डिकेन है उन्होंने लिखा था। इसके बारे में यदि मैं कुछ बताऊं तो मैं यही कहूँगा इसमें कि द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकेल्बाई को बताया गया था इसमें, ठीक है। ये थर्ड नोवेल ऑफ डिकेन पब्लिश्ड इन अ बुक फॉर इन ईयर 1839, ठीक है। 1839 में ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। ये सीरियल के क्रम में आया था, ठीक है। तो 1800 यानी इसका जो सीरियल का जो क्रम था, ठीक है, वो था फ्रेंड्स 1838 से लेकर के, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ यदि, तो मैं लिखूँगा कि मार्च 1838 से लेकर के, ठीक है, क्या अक्टूबर 1839 तक, ठीक है। ये सीरियल में आया था इतना समय से, ठीक है। और कहता है इसमें कि द स्टोरी सेंटर्स ऑन द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निकेल्बी, अ यंग मैन हु मस्ट सपोर्ट हिज मदर सिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। द नॉवेल रिवील्स द वीकनेस ऑफ स्कूल्स इन द यॉर्कशायर एंड द हॉरिबल टीचिंग मेथड्स ऑफ टीचर। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स डिकेन के जितने भी नॉवेल्स हैं लगभग सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आप जानते भी होंगे कि उसमें पिकविक पेपर था जो 1837 में आया था, ओलिवर ट्विस्ट था, ठीक है। ये सभी जो नॉवेल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, ठीक है। ओल्ड क्यूरोसिटी शॉप, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में अ टेल ऑफ टू सिटीज़ से बनते हैं, तो अ टेल ऑफ टू सिटीज़ आप ज़रूर पढ़ के जाइए। हु रोट द नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस, तो प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस जो है ये एक नॉवेल है, और ये इंडियन राइटर हैं मुल्क राज आनंद। तो मुल्क राज आनंद का ये नॉवेल है प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। मुल्क राज आनंद के जितने भी वर्क हैं, मैं जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क हैं मैंने उसको इस पेज पर लिखा है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए, नॉवेल्स की कैटेगरी की बात की जाएगी तो अनटचेबल उनका नॉवेल है जो 1935 में आया था। कूली, टू लिव्स एंड बर्ड, द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, द स्वार्ड एंड द सीकल, द बिग हर्ट, प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। तो फ्रेंड्स अपना यही था नॉवेल प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। सेवन समर्स, द ओल्ड ओमैन एंड काउ, द रोड, द डेथ ऑफ अ हीरो, ये सभी नॉवेल्स के जनरा थे। शॉर्ट स्टोरी भी इनकी फेमस है, तो शॉर्ट स्टोरी में है द लॉस्ट चाइल्ड एंड अदर स्टोरी, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन एंड अदर स्टोरी, द ट्रैक्टर एंड कॉर्न गॉडेस एंड अदर स्टोरी, रिफ्लेक्शंस ऑन द गोल्डन बेड एंड अदर स्टोरीज, द पावर ऑफ डार्कनेस एंड अदर स्टोरीज, लाजवंती एंड अदर स्टोरीज, टेल्स टोल्ड बाय एन इडियट।
सेलेक्ट शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो और यहाँ पर क्या है, बार बार ट्रेड यूनियन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में ये दो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। बाकी एस्ट्रोलॉजर्स डे यानी कि द लॉस्ट चाइल्ड जो है वो अलग है अपना, ठीक है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, वैसे अच्छा स्टोरी है इसमें तो, ठीक है। अ लॉस्ट चाइल्ड मतलब एक दिखाया जाता है कि एक बच्चा होता है जब माँ बाप के पास में रहता है तो हमेशा जिद करता है ना, कि हमें यानी मेले की वस्तुओं को दिलवा दीजिए। लेकिन जब उसके माँ बाप गुम हो जाते हैं मेले में तो फिर उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो फिर हमेशा वो यानी कि अपने पिता को और माता को ही ढूंढता रहता है, बल्कि आसपास के जो लोग होते हैं वो उन वस्तुओं को ला करके देते हैं जो उसे पहले पसंद थी, लेकिन अभी वो मना कर देता है। अच्छा स्टोरी है। और ऑटोबायोग्राफी भी इन्होंने कुछ लिखी थी जिसमें से 7 समर्स, तो 7 समर्स है। और उसके बाद क्या है, मॉर्निंग फेस। तो मॉर्निंग फेस इतनी अच्छी इनकी बुक चली गई थी कि जिसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी दे दिया गया था, ठीक है। और कन्वर्सेशन इन ब्लूम्सबरी, तो ये 3 जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी हैं, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स उनके इम्पोर्टेंट वर्क। द प्रीफेस ऑफ विच नॉवेल वाज रिटन बाय E.M. फॉरेस्टर। तो E.M. फॉरेस्टर ने मुल्कराज आनंद का जो नॉवेल आया था जिसका नाम था अनटचेबल, तो उसका प्रीफेस लिखा था। तो ऑप्शन नंबर जो अपना ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। E.M. फॉरेस्टर ने प्रीफेस लिखा था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन ले आऊँ सभी अपने आप में अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीपल रिवीजन में रखे रहिए। मोनो, अ यंग कैरेक्टर ऑफ आनंद्स नॉवेल। तो मोनू नाम का एक कैरेक्टर जो है मुल्कराज आनंद के किस नॉवेल में दिखाया गया है। तो उनका एक नॉवेल आया था जिसका नाम था कूली, तो कूली में ही वो दिखाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर अपना करेक्ट होगा, ठीक है। और बार बार ट्रेड यूनियन, अनटचेबल, है ना, इसके भी जो कैरेक्टर हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक कैरेक्टर होता है भाखा, वो अनटचेबल का कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब आगे, विच नोवेल इज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायोलॉजी ऑफ मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद ने ट्रायोलॉजी लिखी थी। ट्रायोलॉजी का मतलब होता है कि सीरीज ऑफ बुक्स उन्होंने लिखा था, तो जिसमें उन्होंने एक लाल सिंह नामक प्रोटोगनिस्ट का लाइफ स्टोरी उन्होंने दिखाने का कोशिश किया था, लाल सिंह। तो कौन इसमें से नहीं है, अब उस ट्रायोलॉजी में कौन इसमें से शामिल नहीं है तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो द विलेज था शामिल, ठीक है। और अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स भी शामिल था, स्वॉर्ड एंड सिकल भी शामिल था। द ओल्ड मैन एंड द काउ नहीं था फ्रेंड, ठीक है। तो इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये है आपका स्पॉटिंग एरर, ठीक है। किस पार्ट में गलती है आप उसे ढूंढिए और मुझे बताइए। कह रहा हैव आइदर ऑफ द 2 कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 लिखा हुआ है, सही बात है, लेकिन 2 के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन की भी तो बात कर रहा है, आइदर लिखा हुआ है। तो जब 2 में से जब हम अलग अलग बातें करते हैं फ्रेंड, तो वहाँ पर फिर जो सब्जेक्ट है सिंगुलर बन जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर बन जाता है तो फिर हमको वर्ब को भी सिंगुलर ही रखना चाहिए, और इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए आइदर ऑफ ना, आइदर ऑफ के बाद, ठीक है, आइदर ऑफ जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। तो आइदर ऑफ के बाद अक्सर प्लूरल नाउन आते हैं, लेकिन वर्ब जो होती है वो सिंगुलर होती है। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें भी आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। कह रहा इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। इफ लग गया है यहाँ पर, है ना। इफ जिस भी सेंटेंस में लग जाया करे थोड़ा संभाल जाया करिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसका पैटर्न अलग बनने लगता है। कह रहा कि अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, ठीक है, होते तो वह अपने देश यानी भारत की हालात को देख करके
रोने रो रहे होते। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर बनता है। इसको मैं समझाना बस इसी तरह से चाहता हूँ कि देखिए कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज बनते हैं। एक तो होता है अपना फर्स्ट क्लॉज, जो कि हम उसको नाम देते हैं कि क्लॉज ऑफ कंडीशन। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ क्लॉज ऑफ कंडीशन। और जो दूसरा क्लॉज होता है फ्रेंड, वो होता है क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, क्लॉज ऑफ रिजल्ट। तो अगर क्लॉज ऑफ कंडीशन में वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर क्लॉज ऑफ कंडीशन में वर्ब अगर आ जाती है तो फिर उसका सेकंड फॉर्म का यूज कर लेना चाहिए। और क्लॉज ऑफ रिजल्ट जो होता है उसको हमें हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखना चाहिए। ठीक है, यानी शैल और विल का यूज करके फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जाता है फ्रेंड। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये तो पास्ट में चला गया, तो फिर जब हम यहाँ पर सेल और विल का जो हम लोग यूज करेंगे तो फ्रेंड इसका सेल का हमें शुड बना देना होता है। ठीक है, और विल का हमें वुड बना देना होता है। अगर यहाँ पर अगर ये क्लॉज में V1 रहेगा तब तो यहाँ पर हम लोग सेल और विल लिखेंगे क्लॉज ऑफ रिजल्ट में। लेकिन जब ही ये वर या आ जाए या फिर वर्ब के सेकंड फॉर्म आ जाएगा, उस केस में हम लोगों को शुड या फिर वुड का यूज करना होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो इफ महात्मा गांधी जिंदा होते कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वॉज नहीं वर का यूज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। What she says and what she does are incomprehensible to the ordinary mind like yours। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लिखा है कि what she says, जो कुछ भी वो कहती है और जो कुछ भी वह करती है। तो आपके दो सब्जेक्ट हो गए, जो कुछ भी कहना और जो कुछ भी करना। तो उसके लिए यहाँ पर आर का यूज कर दिया गया है, बिल्कुल सही है। आर इनकम्प्रहेंसिबल, ठीक है, समझ से बाहर है। टू द ऑर्डिनरी माइंड लाइक योर्स, ठीक है, टू द ऑर्डिनरी माइंड्स लाइक योर्स कह रहा है, तो ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई के साथ हम लोग जाएंगे, यानी कि नो एरर, देर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 16, आई हैव नेवर सीन such a lovely spectacles in my life said the passer by, no error। तो फ्रेंड स्पेक्टेकल्स लिख रहा है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो स्पेक्टेकल्स लिख रहा है। ठीक है, स्पेक्टेकल्स का मतलब तो चश्मा होता है ना, चश्मा। तो यहाँ पर देखने का सीन दे रहा है ना। पासर बाई ने कहा कि इस प्रकार का जो व्यू है उसने मैंने अपने पूरे लाइफ में नहीं देखा। तो स्पेक्टेकल के लिए हम लोग यूज करेंगे SPECTACLE, स्पेक्टेकल बस हम लोग यूज करेंगे फ्रेंड। ठीक है, इसी का मतलब होता है क्या, व्यू, व्यू। ठीक है, तो सही और यहाँ पर व्यू का ही सेंस दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द प्रिटी वुमन सिटिंग इन द कार इज द डॉटर ऑफ वन ऑफ द हेडमैन, हेडमैन लिखा हुआ है ऑफ विलेज। ठीक है, याद रखिए फ्रेंड। ठीक है, वन ऑफ के बाद, ठीक है, वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है, हमेशा प्लूरल फॉर्म में आता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आती है। हालांकि हमारा संबंध इस क्वेश्चन में केवल यहां से लेकर यहीं तक है, वन ऑफ के बाद। तो वन ऑफ हेडमैन लिखा हुआ है, MAN लिखा हुआ है, तो होना क्या चाहिए, हेडमैन, हेडमैन होना चाहिए, हेडमैन। ठीक है, स्पेलिंग क्या होगी, तो ये होगी MEN होगी फ्रेंड। ठीक है, हेडमैन होगी। तो इस तरह ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा।
नॉट टू स्पीक ऑफ फेल्योर, इवन अ ट्रेजिडी डज नॉट अफेक्ट हाई स्पिरिट। ठीक है, ठीक है, नॉट टू स्पीक ऑफ फेल्योर सही है, इवन अ ट्रेजिडी डज नॉट हाई स्पिरिट अफेक्ट हाई स्पिरिट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्पिरिट भी होता है, स्पिरिट्स भी होता है। ठीक है, यानी एनर्जेटिक होता है, ऊर्जावान, हाई स्पिरिट। तो इस एक तो देखिए स्पिरिट होता है केवल। ठीक है, SPRIT जब लिखा जाएगा, ठीक है, तो ये फ्रेंड्स देता है एल्कोहल का, एल्कोहल यानी जो ड्रिंक बनता है स्पिरिट रहता है वो। लेकिन जब स्पिरिट्स बोला जाता है ना, स्पिरिट्स, ठीक है, तो वो फिर एब्स्ट्रैक्ट सेंस देता है, और एब्स्ट्रैक्ट सेंस देगा इसका मतलब यही होगा हाई स्पिरिट। ठीक है, यानी कि इंथुजियाज्म की बात करता है ना, एनर्जेटिक की बात करता है। तो स्पिरिट्स तो ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। हु सेड विलियम शेक्सपियर स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये रिमार्क है बेन जॉनसन का, जो विलियम शेक्सपियर के बारे में था, है ना। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे अपने, देखिए यहाँ पर बेन जॉनसन, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी वीट्स, है ना। तो यूनिवर्सिटी वीट्स में एक पर्सन थे जिनका नाम था रॉबर्ट ग्रीन। तो रॉबर्ट ग्रीन जो है हमेशा विलियम शेक्सपियर के प्रति निगेटिव कमेंट किए हैं। ठीक है, निगेटिव कमेंट किए हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इन्होंने तो विलियम शेक्सपियर को ऐसा कौवा बताया है जो कि यूनिवर्सिटी वीट्स को कॉपी करता है ना। तो इस प्रकार के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है इंग्लिश में, लेकिन अपना यहाँ पर जो है बेन जॉनसन अपना करेक्ट आंसर होगा। यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब ये होता है कि उस समय में जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो कुछ लोग थे, जो प्रोमिनेंट पर्सन थे, तो वे लोग अपने आर्टिकल्स लिखा करते थे। तो उसी आर्टिकल में जो है विलियम शेक्सपियर को क्रिटिसाइज़ किया करते थे वो लोग। इसलिए करते थे क्योंकि वो लोग जानते थे कि विलियम शेक्सपियर तो कभी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए, और नहीं वो कभी किसी अच्छे कॉलेज में गए। फिर उनको कहाँ से आइडिया आता है कि वो इतना अच्छे से ड्रामा लिख पाते हैं, इतना अच्छा से यानी पोएम कंपोज कर पाते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को सोचते हुए यूनिवर्सिटी विट्स के लोगों ने विलियम शेक्सपियर को खूब क्रिटिसाइज़ किया। विच इंडियन राइटर डज नॉट बिलोंग टू द इंडियन डायस्पोरा। तो वो नाम से तो इंडियन है, लेकिन वो इंडिया से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, त्रिनिदाद एवं टोबैगो एक कंट्री पड़ता है फ्रेंड, लैटिन अमेरिका का, तो वो वहाँ पे रहते हैं। तो उसी राइटर का नाम आपको बताना है। तो इसका आंसर है वीएस नैपवाल। ठीक है, वो है इंडियन डायस्पोरा के नहीं है। फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड एडमेंट। एडमेंट होता है एडामेंट, इसका मतलब होता है जिद्दी। ठीक है, जिद्दी कह लीजिए, हठी बोलते हैं ना, हठी, जो एक बात कह दिया फिर उससे वो हटेगा नहीं अपने प्लेस से। ठीक है, बिना उस चीज़ को लिए वो मानेगा नहीं। तो कह रहा कि विच फाइंड आउट द नॉट द करेक्ट सिनोनिम, हमें जो करेक्ट सिनोनिम नहीं है वो हमें बताना है। तो डिटरमाइंड होता है, ठीक है, डिटरमाइंड है। ठीक है, इसका मतलब एडमेंट मतलब डिटरमाइंड होता है, रिजिड भी होता है, ठीक है, ऑब्स्टिनेट भी होता है, ये तीनों हैं। एड्रॉयट नहीं होता है। ठीक है, हालांकि इसका ऑप्शन जो है डी होगा, डी जो होगा फ्रेंड वही होगा करेक्ट। ठीक है, डी होगा करेक्ट। एड्रॉयट, एड्रॉयट का मतलब क्या होता है, कुशाग्र बुद्धि का। ठीक है, जो तेजी से चीज़ों में निपुण हो जाता है उसको एड्रॉयट बोलते हैं, है ना। मैं इसको स्किलफुल कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बाकी ये जो तीनों हैं डिटरमाइंड, रिजिड और ऑब्स्टिनेट, ये तीनों एक ही सेंस में आएंगे। ऑब्स्टिनेट इसका अच्छा वर्ड है। फाइंड आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एनेक्सियस। तो एनेक्सियस होता है चिंतित, है ना, जो काफ़ी चिंता करता है। तो अब ढूंढ लेते हैं इसमें से। वरीशम होता है, पहला ही ऑप्शन सही है, वरीशम। ठीक है, वैलिडेट आप लोग जानते हैं। विशियस, विशियस मतलब होता है कुचक्र, है ना, कुचक्र, कुचक्र मैं कहूँगा, यानी कि एक ऐसी चीज़ जहाँ से आप निकल नहीं सकें। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विशियस सर्किल, ये वर्ड आता है ईडीएम में भी।
तो विशियस सर्किल बोला जाता है, विशियस सर्किल। जैसे आपने कोई एक ऐसा प्रोफेशन चूज किया जहाँ से निकलना आपके लिए बड़ा इम्पॉसिबल सा साबित हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि तुम एक विशियस सर्किल में फंस गए हो। तो ये बात है, उससे आप सेंस निकालेंगे। और एम्यूज का मतलब होता है आनंद उठाना। इम्प्रॉम्प्टू होता है, इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है कि यानी कि ऐसा स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दे दी जाए, ठीक है। तो अब अपना ऑप्शन यहाँ से हम लोग ढूंढ लेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट दैट विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। फ्रीडम फ्रॉम पनिशमेंट, नहीं, ये भी नहीं होगा। नॉट शोइंग प्रॉपर रिस्पेक्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा? समथिंग डन और सेड विदाउट प्रिपरेशन, हाँ ठीक है, डी ऑप्शन है। बिना तैयारी के, बिना पूर्व तैयारी के कोई बात कही जाती है, उसी को इम्प्रॉम्प्टू बोला जाता है। अक्सर ये बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉम्प्टू स्पीच है, इसका मतलब कि हमने तैयार नहीं किया था उसको। फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ब्लेज द ट्रायल, ट्रायल है ना, ब्लेज द ट्रायल मतलब कि मार्गदर्शित करना, नेतृत्व करना, ब्लेज द ट्रायल का मतलब होता है, ठीक है। किसी भी एक ऐसे फील्ड में पहला कदम बढ़ाना ब्लेज द ट्रायल होता है। अच्छा इडियम है ये। तो इसका सही आंसर होगा टू बी पायोनियर, है ना फ्रेंड। ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, टू बी पायोनियर, मार्गदर्शक बनना। डॉक्टर हु इज स्पेशलिस्ट इन स्किन डिसीज, स्किन डिसीज है ना। तो ये तो आप यानी कि रूट वर्ड के थ्रू भी आप इसको पहचान सकते हैं, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट तो होगा नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट होता है ना। डर्म, डर्म का मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर वही सही हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जो लोग स्किन के डॉक्टर होते हैं उनको डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। एक और यहाँ पर एपिटाफ हमने लिखा है, गुड फ्रेंड फॉर जेसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन्स, है ना। तो ये फेमस लाइन लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के ग्रेवयार्ड पर या फिर एपिटाफ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू राइट हियर। Who said these lines that about William Shakespeare, dear son of memory, great hire of fame? कितनी अच्छी बात है, कह रहा है डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, ठीक है। तो ये वर्ड्स है फ्रेंड्स जॉन मिल्टन के। नेम द राइटर हु क्वाइंड द फ्रेज स्पॉट ऑफ टाइम, जो फ्रेज है वो केवल यहाँ से लेकर यहीं तक है, स्पॉट्स ऑफ टाइम। स्पोर्ट्स ऑफ टाइम जो है ये फ्रेज जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्वाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि स्पोर्ट्स ऑफ टाइम होता क्या है, ठीक है। दरअसल क्या है कि वीडियो लंबी ना बन जाए ज़्यादा, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है, तो इस वजह से कंटेंट को हम लोगों को लिमिटेड करना पड़ता है। दरअसल मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि पूरा अच्छा वीडियो आए और पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन के साथ में आए, ठीक है। पर जब वीडियो बड़ी हो जाती है तो उस पर फिर वॉच आवर कम फिर पड़ने लगता है, तो फिर उसका फिर कोई मतलब निकलता नहीं है। तो इस तरह आप इसको समझिए। यहाँ पर कह रहा है कि डैश बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो आउटसाइड एस्टरडे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड ये, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखिए ये एक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। जब हम सिंथेसिस बोलते हैं, जब हम दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। कहता है इसका मतलब ये होता है कि जो आई है वो जो है इस वर्ब का भी काम यही करता है, यानी इस वर्ब के लिए भी यही सब्जेक्ट आएगा और इस वर्ब के लिए भी यही सब्जेक्ट आता है, यानी रेनी डे के लिए भी यही सब्जेक्ट आता है, ठीक है। गो के लिए भी यही सब्जेक्ट आता है और रेनी डे के लिए भी यही सब्जेक्ट आता है। तो अब यहाँ पर फिर सेंस में दिक्कत होने लगती है। तो वही कह रहा है इस प्रकार का स्ट्रक्चर जब बनता है तो उसमें यही रूल कहता है कि अगर एक ही सब्जेक्ट दो अलग अलग काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो काम एक ही सब्जेक्ट कर रहा है और वो दोनों काम जो है
आपस में उस सब्जेक्ट के द्वारा किया जाना पॉसिबल नहीं है, तो उन दोनों ही वर्ब के साथ में दो अलग अलग सब्जेक्ट को हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। मतलब आई कुड नॉट गो आउटसाइड एस्टरडे, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। आई कुड नॉट गो आउटसाइड एस्टरडे यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो जाने का सेंस तो आई दे रहा है, लेकिन क्या वो खुद वर्षा करा सकता है क्या? क्या फिर खुद बारिश बन करके हो सकता है क्या? खुद बारिश बन सकता है क्या? जो आई सब्जेक्ट है, नहीं बन सकता है। ठीक है, तो हमें क्या इसके सब्जेक्ट को हमें स्पष्ट कर देना चाहिए। तो जब हम इसके सब्जेक्ट को स्पष्ट करेंगे तो यहाँ पर इट का यूज कर देंगे हम लोग। ठीक है, इट बीइंग अ रेनी डे कर देंगे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इफ और ए नहीं होगा, केवल ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी सही होगा। सो थैंक यू एवरीवन। The lecture is presented by me, Salim Ahmed. I can give this PDF to you in my Telegram, on my Telegram channel, and the link of Telegram channel is given in the description box. You can visit and join the Telegram also, because हम वहाँ पर समय समय पर कुछ PDFs वहाँ पर अपलोड किया करते हैं।